हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 के यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में हम लोगों ने जिन बिंदुओं पे चर्चा की और उनका विस्तार से अध्ययन किया, इस वीडियो में हम उन्हीं बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसमें 7-8 पॉइंट हैं, उन्हीं पॉइंटों को हम लोग देखेंगे और इस पूरे चैप्टर का समरी देखेंगे। तो इसमें जो पहला बिंदु दिया हुआ है वो है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b दोनों शून्य नहीं हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जब भी कोई समीकरण दिया हो इस रूप में ax + by + c = 0 के रूप में, जहाँ पे a और b जो हैं वो 0 के बराबर ना हो तथा a, b और जो c हों वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हों, तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें x भी एक चर है और y भी एक चर है। ठीक, तो इस अध्याय में हम लोगों ने इसकी परिभाषा का अध्ययन किया और हम लोगों ने बातें जो सीखी उसमें दूसरा पॉइंट है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके हलों को हम लोग x, y के रूप में लिखते हैं और इनके जो हल प्राप्त हो रहे थे वो अनेक हल प्राप्त हो रहे थे अपरिमित रूप से। आप लोगों ने देखा भी, तो वही बोला गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। तो जब हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आलेख का निर्धारण कर रहे थे हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, तो उसका आलेख कहीं न कहीं एक सरल रेखा प्राप्त हो रही थी। कैसे? जैसे कार्तीय तल था तो इसमें एक सरल रेखा या तो ऐसे प्राप्त हो रही थी या फिर इस तरीके से प्राप्त हो रही थी, तो ये एक सरल रेखा प्राप्त हो रही थी, आप लोगों ने देखा। और जो चौथा पॉइंट है वो है x = 0 y अक्ष का समीकरण और y = 0 x अक्ष का समीकरण है। तो हम लोगों ने पढ़ा था x अक्ष का समीकरण और y अक्ष का समीकरण, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो x = 0 है ये समीकरण होता था y अक्ष का, और जो y = 0 था ये समीकरण था x अक्ष का। आप लोगों को मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, तो इसी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब देखो जो पांचवा पॉइंट है वो है x = a का आलेख y अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। तो मैंने उसी वीडियो में बताया है कि x बराबर यदि a कोई समीकरण दिया हुआ है और जहाँ पे a क्या है, कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर है। ठीक, तो इस प्रकार के समीकरण का जो आलेख प्राप्त होगा वो आलेख एक समांतर रेखा होगी और कंडीशन क्या होगा कि वो रेखा y अक्ष के समांतर होगी। एक सीधी रेखा तो होगी लेकिन वो y अक्ष के समांतर रेखा होगी। कैसे? वो जैसे ये है कार्तीय तल, ठीक, इस कार्तीय तल पे ये होता है y अक्ष, आप लोग जानते हैं, ये होता है x अक्ष। तो इस प्रकार का जो भी समीकरण होगा तो इसका यदि आलेख हम लोग खींचें इस कार्तीय तल पे तो वो y अक्ष के समांतर ही होगा। ठीक, ये y अक्ष है। अब देखो y अक्ष के समांतर इधर भी कोई रेखा हो सकती है, इधर भी, मतलब y अक्ष के दाएं भी समांतर रेखा हो सकती है, बाएं भी हो सकती है। तो देखो कंडीशन ये है कि जब रियल नंबर जो a है वो धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, a क्या हो,
पॉजिटिव हो, जैसे 5, 10, 12.5, ये जो संख्याएं पॉजिटिव वास्तविक संख्या हुई, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, तो इनका जो आलेख होगा वो तो सीधी रेखा ही होगी। जैसे मतलब यहाँ पे x बराबर 5 दे दिया तो वो तो सीधी रेखा होगी, लेकिन वो y अक्ष के दाएं साइड जो रेखा प्राप्त होगी, यानी ये रेखा जो है ये x बराबर पॉजिटिव वास्तविक संख्या के लिए है। और जब a जो है नेगेटिव हो, कहने का मतलब -3, -2, -5, -10, -20 इस प्रकार से हो, तो उस तरह के समीकरण में जो उसका आलेख प्राप्त होगा वो y अक्ष के बाएं साइड प्राप्त होगा। जैसे आप लोग ये रेखा देख रहे हैं, तो इस रेखा का जो समीकरण होगा उसमें जो a होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्या होगी। जैसे मान लो हम लोग कह दें कि x बराबर -5, तो ये -5 है तो ये ऋणात्मक है, तो ये y अक्ष के बाएं साइड प्राप्त होगी वो रेखा, लेकिन समांतर ही रहेगी, ये कंफर्म है। अब इसमें छठा बिंदु दिया हुआ है कि y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। तो जिस प्रकार वो पांचवा बिंदु था, ये छठा बिंदु भी उसी प्रकार है। इसमें बस चेंज हुआ है क्या, यदि y बराबर a हो, इस प्रकार का कोई समीकरण दिया हुआ है जहाँ पे a क्या है, रियल नंबर ही है, ठीक। तो इस प्रकार के समीकरण का आलेख एक रेखा ही प्राप्त होगी, सीधी रेखा, लेकिन वो रेखा x अक्ष के समांतर होगी। मैंने आप लोगों को बता रखा है, बस उसका आप लोगों को रिवीजन समझ लीजिए, करा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, कार्तीय तल है, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो आप लोग जब भी इस तरह के समीकरण को देखेंगे, इस तरह का समीकरण जब भी देखेंगे, उसका आलेख इस x अक्ष के समांतर ही कोई रेखा होगी, या तो x अक्ष के ऊपर हो सकती है या x अक्ष के नीचे हो सकती है। अब ये x अक्ष के ऊपर कब होगी, x अक्ष के नीचे कब होगी, अभी बताता हूँ। जैसे ये जो वास्तविक संख्या a है, a जब धनात्मक हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इस प्रकार इसका आलेख जो बनेगा वो x अक्ष के ऊपर बनेगा, यानी मान लेते हैं ये, ठीक, x अक्ष के ऊपर, ये x अक्ष है, इसके ऊपर बना। और यदि a जो है ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, जैसे -5, -3, -2 इस तरीके से, तो वो आलेख x अक्ष के नीचे वाली रेखा प्राप्त होगी, समांतर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन नीचे ही प्राप्त होगी जब ऋणात्मक रहा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो है y वाला भाग x अक्ष के निचले भाग में ही ऋणात्मक होता है, तो इसलिए वो रेखा नीचे प्राप्त होगी, और धनात्मक वाला भाग y अक्ष का ऊपर ही होता है, तो इसलिए जो a पॉजिटिव होगा तो वो x अक्ष के ऊपर रेखा प्राप्त होगी। अब इसमें सातवां दिया हुआ है बिंदु, y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। इसके कहने का मतलब मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है पिछले इस चैप्टर के वीडियो में। तो वो यही कर रहा है कि यदि y बराबर mx हो, हम लोग पढ़े थे कि कार्य जो है दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उस भी प्रकार से यदि y बराबर mx रूप का समीकरण हो तो उसका यदि आलेख खींचा जाए तो वो मूल बिंदु से ही जाएगा, इस मूल बिंदु से जाएगा, या तो इधर से जाए या फिर इस तरीके से जाए, ये दोनों किसी प्रकार से जाएगा, लेकिन मूल बिंदु से ही जाएगा। अब देखो इसमें दो केस बने, कैसे, या तो वो रेखा मूल बिंदु से ही जाएगी लेकिन इस तरीके से जाएगी, ठीक, और एक केस ये बना कि यदि वो रेखा मूल बिंदु से ही गई लेकिन इधर से गई। बात समझ आ रही, ठीक। तो ऐसा ग्राफ कब बनेगा, ऐसा ग्राफ कब बनेगा, तो जब इधर जो है पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव,
तो वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और यही चीज़ जब नेगेटिव होगी, जिसे मान लो y बराबर -mx हो गया, इस प्रकार से प्राप्त हुआ, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। आप लोग बना के देख सकते हैं, लेकिन वो मूल बिंदु से ही जाएगा, बस ऋणात्मक चिन्ह होने की वजह से उसका ग्राफ इस तरह से एक रेखा प्राप्त होगी, और धनात्मक चिन्ह होने से इस तरह से रेखा प्राप्त होगी। अब जो 8वां बिंदु है वो है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होता है। तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में बता रखा है कि जब भी कोई आलेख होता है, ठीक, ये कार्तीय तल पे मान लीजिए आलेख है, सीधी रेखा किसी समीकरण का है, ठीक, उस समीकरण के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन किसी जब ये रेखा है तो किसी समीकरण का ही होगा, और वो दो चर वाला ही समीकरण होगा, क्योंकि एक रेखा है तो ये वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख है। तो यदि इसमें जो बोल रहे हैं कि इस रेखा पर स्थित जो भी बिंदु होंगे, ये जो भी बिंदु होंगे, इस रेखा के समीकरण के हल ही होंगे। क्या होंगे? जो हल होंगे वही इस पे स्थित होंगे, उसके कहने का मतलब। और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि इस पे इसका प्रत्येक हल मतलब जो समीकरण है दो चर वाला, उसका प्रत्येक हल इसी बिंदु, इसी आलेख पर स्थित होगा, प्रत्येक हल। और जो हल इस समीकरण का नहीं होगा वो इस रेखा पे स्थित नहीं होगा, वो बिंदु मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो इस तरीके से इसका सारांश इतना ही था इस चैप्टर का।